गुड मॉर्निंग सर। चलिए, तो व्हाट ऑल वी नीड टू स्टडी इज, ठीक है, हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। आई एम नॉट मतलब सिलेबस को नहीं बढ़ाते अब लेट स्टार्ट द रिवीजन ऑफ यूनिट 1 एंड यूनिट 2 फॉर सेशनल एग्जामिनेशंस। ठीक है, तो आज द कॉन्सेप्ट विल बी रिवाइज्ड फॉर यूनिट 1। कल कोशिश करते हैं यूनिट 2 रिवाइज करेंगे, जितना हो सकेगा उतना ट्राई करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ यूनिट 1 में हमने स्टार्ट करते हैं यूनिट 1। तो यूनिट 1 में हमारा क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड था। सबसे पहली चीज़ हमने जो पढ़ी थी दैट इज ओपन लूप। ठीक है, ओपन लूप एंड क्लोज्ड लूप। ठीक है, ओपन लूप एंड क्लोज लूप सिस्टम्स है। ठीक है, ये चीज आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए, व्हाट डू यू मीन बाय ओपन लूप सिस्टम एंड अ क्लोज लूप सिस्टम। ठीक है, ओपन लूप सिस्टम कौन से सिस्टम होते हैं जो केवल एक ही डायरेक्शन यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है। दे स्टार्ट फ्रॉम इनपुट, दे गो टू आउटपुट। ठीक है, दे हैव अ गुड स्टेबिलिटी। ठीक है, सेंसिटिविटी इनकी बहुत नेग्लिज होती ही नहीं है या कम होती है। ठीक है, एंड क्लोज लूप सिस्टम्स दे आर मोर एक्यूरेट। रीजन बीइंग, जो लेवल आपको चाहिए आप उसी की ऑफसेट वैल्यू पुट अप कर दो, रेफरेंस वैल्यू सेट कर दो एंड उसी के अकॉर्डिंग हमें वैल्यू मिलती रहती है। ठीक है, क्लोज लूप में एक क्लोज पाथ सर्किट होती है। इसका मतलब क्या है, वी हैव अ फॉरवर्ड पाथ एज वेल एज अ फीडबैक पाथ। तो हमारे पास दोनों ही पाथ अवेलेबल होते हैं, टू एंड फ्रो मोशन होता है आगे भी और पीछे भी। ठीक है, इसके बाद एग्जाम्पल्स आपको पता होने चाहिए ओपन लूप सिस्टम कैसा होता है। ओपन लूप सिस्टम होता है हमारा, एग्जाम्पल्स वेरी कॉमन एग्जाम्पल्स आर सेमी ऑटोमेटिक मशीन्स, जो सब ज्यादातर घरों में मिल जाएगा। वाटर हीटर्स, वाटर हीटर्स जो होते हैं जितना पानी गर्म करना है आपको। ठीक है, इसके बाद क्लोज्ड लूप सिस्टम्स कौन से हो गए, ट्रैफिक जिसमें कंट्रोल। ट्रैफिक कंट्रोल भी बेटा ओपन लूप सिस्टम होता है। ठीक है, ट्रैफिक कंट्रोल में आपको ये नहीं पता होता कि ट्रैफिक के अकॉर्डिंग आप मूव नहीं करते हो। आपको दैट डिफाइंड टाइम सिग्नल है, 30 सेकंड ये वाला सिग्नल ऑन होना है, 30 सेकंड ये वाला, 30 सेकंड ये वाला। तो दैट इज अ पार्ट ऑफ एन ओपन लूप सिस्टम। बट सर क्लोज लूप सिस्टम, एसी हो गया। एसी भी तो क्लोज लूप है सर। एसी क्लोज लूप है बेटा। ठीक है, एसी, एसी में क्या है, यू मेजर द टेम्परेचर, थर्मोस्टेट की हेल्प से टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर मेजर करते हैं एंड कंप्रेसर को ऑन ऑफ करते हैं बार बार। ठीक है, तो दैट इज अ क्लोज्ड लूप सिस्टम। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास और भी है। स्पीड, क्या चीज, टेम्परेचर, प्रेशर और स्पीड वाले ये भी क्लोज लूप होते हैं सर। टेम्परेचर क्या चीज, इसमें व्हाट आर यू एग्जैक्टली एक्सप्लेनिंग। ठीक है तुषार, इन चीजों के सिस्टम्स का नाम लो। ठीक है, टेम्परेचर मेजरमेंट, प्रेशर मेजरमेंट करके हम क्या क्या कर रहे हैं, दैट कैन बी अ कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, दैट इज बेसिकली अ मेजरमेंट टाइप सिस्टम। चलिए, तो इसके अलावा हमारे पास एसी है, वाटर हीटर्स जो वैसे वाले हीटर्स होते हैं जो पर्टिकुलरली एक टेम्परेचर सेट कर दिया नॉब से एंड दे मेंटेन द टेम्परेचर्स वगैरह, वो सारी चीज़ें हैं। इलेक्ट्रिक आयरन भी अ पार्ट ऑफ दिस सिस्टम है। इलेक्ट्रिक आयरन भी क्या है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर तक जाती है, उसके बाद एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद वो ट्रिप कर जाती है। तो ओपन लूप क्लोज लूप सिस्टम्स हमारे फर्स्ट पार्ट थे। सिंपल ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन हम करते हैं ओपन लूप सिस्टम का। वी हैव एन इनपुट। ठीक है, इनपुट इज नॉर्मली रिफर्ड एज आर एस। वी हैव एन आउटपुट विच इज रिफर्ड एज सी एस। ठीक है, एंड वी हैव अ प्रोसेस। ठीक है, प्रोसेस होगा, प्लांट होगा, कुछ भी हो सकता है, कोई भी प्रोसेस है। इनपुट दिया, प्रोसेस किया प्लांट में एंड वी हैव ऑब्टेन अ पर्टिकुलर आउटपुट, दैट इज अ सिंपल फॉर्म ऑफ एन ओपन लूप सिस्टम। क्लोज लूप सिस्टम में भी यही होता है। बस क्या चीज है एडिशनल आ जाती है, प्रोसेस है, प्रोसेस, आउटपुट, वी हैव अ फीडबैक, दैट इज अ चेंज, फीडबैक। ठीक है, तो इस टाइप का सिग्नल समीशन आ जाएगा यहाँ पे, प्लस माइनस, दिस इज आर एस, दिस इज सी एस। ठीक है, नॉर्मली दिस इज रिप्रेजेंटेड एज ए जी एस, दिस इज रिप्रेजेंटेड एज एच एस। तो जी एस एच एस। क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन गेन क्या होता है यहाँ पे, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन गेन क्या है,
CS upon RS is equal to, let this be GS, simply GS, ठीक है। whereas in this case CS upon RS क्या है, आउटपुट अपॉन इनपुट इज डिफाइंड एज, हमने इवेल्युएट किया था, विच वाज कमिंग आउट 1 GS अपॉन 1 प्लस GS HS, ठीक है, वेयर HS स्टैंड फॉर फीडबैक सिस्टम्स, ठीक है, एंड HS नॉर्मली जो हम देखेंगे दैट इज HS इज इक्वल टू 1, वी ऑलवेज कंसिडर दैट यूनिटी फीडबैक सिस्टम ही हमारा ज्यादातर एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, ऑल्दो इन प्रैक्टिकल लाइफ यूनिटी फीडबैक सिस्टम नहीं होते हैं, ठीक है, बट यस वी डू कंसीडर दिस थिंग कि हम यूनिटी फीडबैक सिस्टम लेके ही ऑप्शंस अडॉप्ट कर रहे हैं। तो हमारे पास आउटपुट हमारे पास दोनों के कुछ इस तरीके से गिवन होते हैं, ठीक है। इसके बाद सिंपल यू हैव अ ब्लॉक डायग्राम। तो अब कई बार आ जाता है कि आपके पास एक सिंपल इक्वेशंस दे दी हैं, इक्वेशंस की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं। तो सब डेफिनेशन, सॉरी हाँ, इससे पहले आ गया था हमारे पास डेफिनेशन ऑफ ट्रांसफर फंक्शन। व्हाट इज एग्जैक्टली द ट्रांसफर फंक्शन? ट्रांसफर फंक्शन इज डिफाइंड एज लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट अपॉन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट विद जीरो इनिशियल कंडीशंस, ठीक है। यानी कि इनिशियल कंडीशंस क्या होनी चाहिए? जीरो होनी चाहिए, जीरो इनिशियल कंडीशंस, ठीक है, दिस इज मैंडेट। अगर ऐसा नहीं होगा, इनिशियल कंडीशन जीरो नहीं होंगी, तो यू वुड नॉट ऑब्टेन अ सिंपल ट्रांसफर फंक्शन, एक कॉम्प्लेक्स वैल्यूज मिलेंगी कुछ, ठीक है। तो ट्रांसफर फंक्शन की सिंपल मतलब बेसिक डेफिनेशन यही कहती है कि हमारे पास अगर कोई भी सिस्टम है तो दैट शुड बी एट जीरो कंडीशंस इनिशियली, यानी अगर कैपेसिटर है तो कैपेसिटर शुड बी डिस्चार्ज कंप्लीटली, जीरो चार्ज होना चाहिए। इंडक्टर है तो दैट शुड आल्सो बी डिस्चार्ज, उसके अंदर जीरो मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए। तो इनिशियल कंडीशंस हम जीरो कंसीडर करेंगे, तभी हम दिस ट्रांसफर फंक्शन को इवैल्यूएट कर सकते हैं, ठीक है। तो ट्रांसफर फंक्शन की डेफिनेशन इट शुड बी क्लियर टू यू, दैट इज बेसिकली क्या है, द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट अपॉन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट विद जीरो इनिशियल कंडीशंस, ठीक है, क्लियर। एक मिनट देना मेरे को। सर हाँ बेटा, सर जीरो कंडीशन से क्यों, जीरो इनिशियल कंडीशन ही क्यों ले रहे हैं? मैंडेट है बेटा ये। मैं अगर देखो किसी भी सिस्टम का चार्ज स्टेट होगा, ठीक है, अगर किसी भी सिस्टम को हम चार्ज स्टेट पे कंसीडर करेंगे तो हम ये इवैल्यूएट, मान लिया आपने आज इवैल्यूएट किया, आपने इनिशियल स्टेट मतलब आज आपने सिस्टम लिया जिसमें जो चार्जिंग है, कोमल बेटा यस क्या सर। माइक, आप थोड़ा माइक ऑफ कर लो थोड़ी देर के लिए, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हाँ, तो अगर आप जीरो इनिशियल कंडीशंस नहीं लोगे तो मान लिया आपके यू हैव अ ग्रुप ऑफ 10 पर्सन, ठीक है, आपने 10 लोगों ने रीडिंग्स ली एंड यू हैव नॉट कंसीडर्ड अ जीरो इनिशियल कंडीशंस। हो सकता है 10 लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स पे सिस्टम को चार्ज किया होगा, हो सकता है डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पे आपने आउटपुट लिए होंगे, ठीक है। तो क्या आप सभी लोगों के आउटपुट एक जैसे आएंगे? नहीं आएंगे, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली द डिफरेंस कि आपने मान लिया कैपेसिटर को चार्ज किया 1 कूलम पे, हो सकता है किसी दूसरे ने 1.5 पे किया हो, तीसरे ने 1.25 पे किया हुआ, चौथे ने 2 कूलम पे चार्ज किया हो, अपनी नीड के अकॉर्डिंग उसने चार्ज किया, देन यू हैव इवैल्यूएटेड द ट्रांसफर फंक्शन। एंड जब आप ऐसा काम करोगे तो सभी के ट्रांसफर फंक्शन डिफरेंट आएंगे, ठीक है, विच शुड नॉट बी द केस। एक बार आपने ट्रांसफर फंक्शन किसी भी सिस्टम का बना लिया, दैट शुड बी कॉमन टू ऑल, चाहे आप निकालो, चाहे 10% निकालें, चाहे 50% निकालें, द वैल्यूज शुड रिमेन एज इट इज। तो इसलिए एक कंडीशन डाली गई कि हमेशा हम जितने भी चार्जिंग एलिमेंट्स हैं उनकी वैल्यू जीरो लेके चलेंगे, यानी कि जीरो इनिशियल कंडीशंस के साथ ही ट्रांसफर फंक्शन इवैल्यूएट करेंगे,
ठीक है, ताकि किसी भी वैल्यू में डिफरेंस ना आए। वंस दैट इज इवैल्यूएटेड, उसके बाद आप किसी भी स्टेट पे फंक्शन को ले जा सकते हो। ठीक है, क्या करना है, बस छोटी थोड़ी लैपलास ट्रांसफॉर्म में आ गया आपके पास, यानी ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू आ गई, आपको कितना चार्ज करना है सिस्टम को वो आपके ऊपर है। उसके बाद इस ट्रांसफर फंक्शन की हेल्प से चार्जिंग और डिस्चार्जिंग आप इवैल्यूएट कर सकते हो। ठीक है, यानी कि उस स्टेट के बारे में भी बात की जा सकती है जिस स्टेट पे आप चाह रहे हो। बट ट्रांसफर फंक्शन शुड बी द बेस फॉर ऑल, 10 के 10 लोगों के एक ही ट्रांसफर फंक्शन होना चाहिए। तो दैट इज द केस। ठीक है, चलिए, तो अब ट्रांसफर फंक्शन की बात हो गई। ट्रांसफर फंक्शन क्या चीज है वो चीज पता लग गया हमें। ट्रांसफर फंक्शन इज सिंपली लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट अपॉन इनपुट विद जीरो इनिशियल कंडीशंस। डेफिनेशन कहीं भी पढ़ोगे, ठीक है, कहीं भी पढ़ोगे तो केवल इतनी लिखी होगी, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट अपॉन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट। लेकिन अगर आप स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ोगे तो आपको ये कंडीशन जरूर मिलेगी, दैट इज जीरो इनिशियल कंडीशंस। ठीक है, एम गोपाल पढ़ोगे वहां पे भी आपको मिलेगा ये। तो दिस इज ऑल अबाउट योर ओपन लूप एंड क्लोज लूप सिस्टम्स। इसके बाद हम नेक्स्ट थिंग प्रोसीड करते हैं कि अगर हमारे पास सिंपल कुछ डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं, यानी कि लाप्लास अगर हमें ट्रांसफर फंक्शन निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे। देखो, सबसे पहली चीज हम हमेशा ये चीज कंसीडर करेंगे कि हमारे पास LTI सिस्टम है। ठीक है, LTI सिस्टम मतलब लीनियर। लीनियर का मतलब क्या है, लीनियर सिस्टम कौन सा होता है, जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को अप्लाई करता है। सुपरपोजिशन, ठीक है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को अप्लाई कर पाता है। ठीक है, यानी कि ओम्स लॉ एक तरह से फॉलो करता है। ऐसा कोई भी सिस्टम जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को अप्लाई कर पाएगा उस चीज को हम लीनियर सिस्टम कहते हैं। ठीक है, TI टाइम इनवेरिएंट। टाइम इनवेरिएंट से मतलब क्या है, मान लिया आपने सिस्टम को आज चलाया, ठीक है, आपने उस सिस्टम को 10 दिन बाद चलाया, आपने हो सकता है 10 दिन पहले चलाया हो। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, यहां 10 दिन पहले सिस्टम का फंक्शन कुछ और रहेगा, आज कुछ और है, एंड थर्ड टाइम चलाने पे सिस्टम की वैल्यू कुछ और है। ठीक है, दैट इज टाइम वेरिंग सिस्टम, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम सिस्टम क्या है, वेरी कर रहा है बार बार। तो टाइम इनवेरिएंट कैसा है, जैसा रिस्पॉन्स इस दिन मिलेगा उस दिन नेक्स्ट डे भी यही मिलेगा, उससे नेक्स्ट डे भी यही मिलेगा, यानी कि टाइम इंडिपेंडेंट सिस्टम होता है टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। विद रिस्पेक्ट टू टाइम देयर इज नो चेंज इन द फंक्शन। ठीक है, क्योंकि कई बार देखो, अगर मैं लिख दूं सिंपली फंक्शन ft अगर मैं लिखता हूं इज इक्वल टू t टाइम्स e टू द पावर माइनस टी, तो ये फंक्शन क्या है, e टू द पावर माइनस टी समझ में आता है, दिस इज लीनियर सिस्टम। ठीक है, लीनियर सिस्टम क्यों होता है, e की पावर माइनस टी को एक्सपैंड करते हैं तो 1 माइनस टी अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस टी स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, समवट लाइक दिस, इस तरह से एक्सपेंशन आती है। ठीक है, अगर हम नेग्लेक्ट कर दें हायर टर्म्स को, ठीक है, तो 1 प्लस टी, दिस इज सिंपली अ टाइम, मतलब हायर टर्म्स अगर हम ना भी नेग्लेक्ट करें, चलिए ठीक है, ना भी नेग्लेक्ट नहीं भी नेग्लेक्ट करते हैं तो भी हमारा सिस्टम क्या है, इट सिंपली इस टाइप से रिप्रेजेंट हो गया। लेकिन जब हम इस फंक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं, इस फंक्शन को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं टी टाइम से, तो क्या हो गया हमारे पास, फंक्शन टी का वेरिएंट हो गया। ठीक है, टी का वेरिएंट हो गया, तो टी का वेरिएंट होने के बाद क्या है, फंक्शन जैसे जैसे हमारा टाइम चेंज हो रहा है, यानी टी स्क्वायर टी क्यूब, कुछ इस तरीके से फंक्शन मिलेगा। तो जैसे जैसे हमारे पास फंक्शन चेंज होगा, दिस वैल्यू चेंजेस। ठीक है, तो जैसे जैसे ये फंक्शन चेंज होगा, सॉरी मैं कुछ मिसप्लेस कर गया, फंक्शन इज x, t, इस तरीके से। ठीक है, यानी फंक्शन एक्चुअल में क्या होना चाहिए था, फंक्शन शुड बी x ओनली, अगर मैं फंक्शन को x पे ही डिपेंडेंट रखता हूं तो इस तरीके से, यानी कि fx फंक्शन इज डिपेंडेंट अपॉन x वेयर x इज एनी इनपुट वेरिएबल जो हमने सिस्टम को सप्लाई किया, एंड आउटपुट हमारे पास इस तरीके से आना चाहिए था।
इनवेरिएंट ऑफ x, ठीक है। बट अभी क्या हुआ यहाँ पे, जैसे जैसे हमने क्या, यहाँ पे ये t हमने ऐड कर दिया, तो जब हम t के साथ ऐड कर रहे हैं, यानी कि अगर हम आज की बात करेंगे तो आज का टाइम आएगा, अगर हम 4 दिन बाद की बात करेंगे तो 4 दिन बाद का टाइम आएगा, यानी दिस फंक्शन इज डिपेंडेंट अपॉन द टाइम पीरियड। जैसे जैसे हमारा टाइम पीरियड एक्सपैंड हो रहा है वैसे वैसे भी ये फंक्शन एक्सपैंड हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर पर सेकेंड का रिस्पॉन्स इवेल्युएट करता हूं तो फर्स्ट सेकेंड में इसका t की वैल्यू हो गई 1, लेकिन सेकेंड सेकेंड में क्या हो गया, t की वैल्यू हो गई 2, थर्ड सेकेंड में क्या हो गया 3। तो हर बार क्या हो रहा है, सिग्नल इज इंक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, द रिस्पॉन्स इज इंक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इसलिए हम इन सिग्नल्स को हम कंसीडर नहीं करते हैं। वी ऑलवेज कंसीडर अ सिस्टम ऑफ टाइप हैविंग LTI systems, linear time invariant systems. Why? Because these things can be easily explored with the help of differential equations. सिंपल फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की हेल्प से आप इन चीज को लिख सकते हो। तो LTI systems का why we are using LTI systems? Basically because we can incorporate these systems with the help of first order differential equations. First order differential equations, ठीक है। अगर आप सर LTI फंक्शन टाइम का इंडिपेंडेंट होना चाहिए ना? हाँ, तो टाइम इंडिपेंडेंट होता है ना, तो मैंने यहाँ पे टाइम डिपेंडेंट फंक्शन दिखाया है आप लोगों को, ठीक है सर, ठीक है। ठीक है। ये मैंने टाइम इंडिपेंडेंट फंक्शन नहीं दिखाया है, दिस आई एम शोइंग यू टाइम डिपेंडेंट फंक्शन। तो ऐसा अगर सिस्टम होगा तो हर बार क्या है, दिस टाइम पीरियड इज चेंजिंग, तो अगर ये टाइम पीरियड चेंज होगा तो फंक्शन वैल्यू इज ऑलवेज चेंजिंग। तो ये वाले सिस्टम हम कंसीडर नहीं करते, ठीक है। वी डोंट कंसीडर दिस सिस्टम, दिस इज नॉट अ LTI सिस्टम। तो हमें क्या चाहिए, हमें टाइम इनवेरिएंट सिस्टम चाहिए जो विद रिस्पेक्ट टू टाइम अपने फंक्शन को चेंज ना करें। तो वाई ऐसा क्यों है, क्योंकि हम उन सिस्टम को वी कैन इजीली इनकॉर्पोरेट दी सिस्टम्स विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस, ठीक है। यानी फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन बनाई किसी भी फंक्शन की एंड वी कैन इजीली मेक द सिस्टम, ठीक है। एंड अगर हम फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं, इनका हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म आसानी से ले सकते हैं, ठीक है। देन लाप्लास ट्रांसफॉर्म से हम क्या निकाल सकते हैं, वी कैन इजीली इवैल्यूएट ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है, ट्रांसफर फंक्शन। तो हमें क्या चाहिए, हमें किसी भी तरीके से किसी भी ब्लैक बॉडी का ट्रांसफर फंक्शन चाहिए, यानी कि मैंने किसी में एक इनपुट दिया, किसी में एक आउटपुट निकाला, वो आउटपुट कैसे हुआ मुझे नहीं पता, वो क्या मशीन थी मुझे नहीं पता, मुझे इनपुट और आउटपुट से मतलब है, ठीक है। एंड बीच में क्या है, एक ब्लैक बॉक्स। तो अगर मुझे उस ब्लैक बॉक्स की प्रॉपर्टी निकालनी है, उसका फंक्शन निकालना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, लाप्लास ऑफ आउटपुट अपॉन लाप्लास ऑफ इनपुट। जो भी आउटपुट आपके पास आ रही है, जैसी भी आउटपुट आ रही है उसका लाप्लास लो, इनपुट का भी लाप्लास लो, दोनों को डिवाइड कर दो, आंसर जाएगा। वंस यू नो द ट्रांसफर फंक्शन यू कैन इजीली इवैल्यूएट द टाइप ऑफ द सिस्टम, कि वो सिस्टम किस तरीके से बिहेव कर रहा है या क्या वो सिस्टम है, ठीक है। तो इसलिए हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टूल मानते हैं इन केस ऑफ कंट्रोल सिस्टम्स। एम आई क्लियर? चलिए, तो अब लिंक मैं बनाता हूं, कैसे बना रहे हैं, देखो ओपन लूप सिस्टम है, ओपन लूप सिस्टम से हम ट्रांसफर फंक्शन पे आए, ट्रांसफर फंक्शन को हम रिप्रेजेंट करने के लिए क्या यूज करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। एंड फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस का हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेके ही ट्रांसफर फंक्शन इवैल्यूएट करते हैं। तो अब हम किसी भी सिस्टम की अगर हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस दी होंगी तो उस सिस्टम से वी कैन इजीली इवैल्यूएट द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम। तो कई बार ऐसा होता है कि आपको सिस्टम दिया होगा एंड यू विल बी आस्क्ड टू इवैल्यूएट द ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है। या कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपको डिफरेंट स्टेट्स दिया होगा, आउटपुट दिया होगा, इनपुट दिया होगा, वहां से भी आपकी डायरेक्टली इवैल्यूएशन पूछी जा सकती है। तो आइदर ऑफ द टू केसेस इज मेजर्ड, ठीक है। चलिए,
तो फॉर एग्जाम्पल अगर यहीं से रिलेशन आया हमारे पास इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स, ठीक है, जितने भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स हैं हमारे पास, ठीक है, मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बट इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, वो सारे के सारे एल आर एंड सी इन 3 एलिमेंट से कंपोज्ड हैं। अदर देन इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट को छोड़ दो, जितने भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम है वो 3 पार्ट से कंपोज्ड हैं, एल आर एंड सी। एल फॉर इंडक्टेंस, आर फॉर रेजिस्टेंस एंड सी फॉर कैपेसिटेंस, ठीक है। तो अगर हम इनकी वोल्टेज इक्वेशंस देखें तो वोल्टेज इक्वेशंस कैसी हैं, V इज इक्वल्स टू एल डी आई बाय डी टी। तो दिस इज माय फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। पहली चीज R के लिए R इज इक्वल टू सॉरी V इज इक्वल टू आर आई सेकेंड केस में। थर्ड केस में क्या है, थर्ड केस में क्या है, हमें सिंपल पता है Q इज इक्वल्स टू सी वी होता है हमारे पास, तो यहां लिख सकते हैं डी क्यू सॉरी Q इज इक्वल्स टू सी वी। अगर मैं इवेल्युएट करूं Q क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी इज इक्वल्स टू सी वी, ठीक है। या फिर मैं यहां से इवेल्युएट कर सकता हूं I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन उधर चले जाएगा तो सी डी वी बाय डी टी। सिंपल, तीनों डिफरेंशियल इक्वेशंस का पार्ट हैं, ठीक है, वेयर R कैन बी ट्रीटेड एज अ कांस्टेंट एंड L can be treated as constant, C can be treated as constant. This is a differential equation. This is simple equation, ठीक है, यानी ये constant multiplied by I. This can be considered, this can be considered, this can be considered. This can also be measured. ये जो equation है इसको भी हम क्या कहते हैं, we can consider it to be a differential equation part. Reason being simple integration या simple integration है, integration can, इसको भी हम जीरो इनिशियल कंडीशंस के साथ इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, आइदर ऑफ द टू केसेस, ठीक है। तो इसलिए हमने इंटायर इलेक्ट्रिकल सिस्टम को 3 कंपोनेंट में डिवाइड किया। तो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट में जितने भी रेजिस्टर कैपेसिटर लगे हुए होंगे उसका सर्किट बना के उससे हम ट्रांसफर फंक्शन इजीली इवैल्यूएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके सामने में एक छोटा सा क्वेश्चन भी ले लेते हैं। लेट अस कंसीडर कि हमारे पास यहाँ रेजिस्टेंस है, यहाँ हमारे पास एक और रेजिस्टेंस है, यहाँ हमारे पास कैपेसिटेंस है, यहाँ हमारे पास चलिए इंडक्टर ले लेते हैं, ठीक है। आई एम हैविंग दिस वैल्यू एज R1, दिस एज R2, दिस एज C1, L1, दिस इज V1, यहाँ पे हमारे पास आउटपुट है V0, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास करंट है I1, सॉरी मैं लाप्लास सर्किट बना रहा हूँ, लाप्लास छोड़ देते हैं, ठीक है। तो अभी हमारे पास फिलहाल ये सर्किट है, तो हमें क्या निकालना है, आई नीड टू इवेल्युएट द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम। तो डायरेक्टली दिया होगा ट्रांसफर फंक्शन, हमें नहीं पता, इट कैन बी ट्रीटेड एज I2, यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे करंट हमें दे सकता है, I2 भी करंट दे सकता है, इट कैन बी I2s अपॉन V1s। रेशियो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, I2s हमें जिस फॉर्मेट में चाहिए, इट कैन बी अ रेशियो ऑफ I2 अपॉन V1, इट कैन बी अ रेशियो ऑफ V2 अपॉन I1, इट कैन बी अ रेशियो ऑफ V आउटपुट अपॉन V1, और इट कैन बी अ रेशियो ऑफ V आउटपुट अपॉन I1, आइदर ऑफ द टू कंपोनेंट्स, जैसे हम ABCD पैरामीटर्स इवैल्यूएट करते थे ट्रांसमिशन लाइन की, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम ट्रांसफर फंक्शन निकालना है V आउटपुट ऑफ S अपॉन V I ऑफ S, यानी जो हमने इनपुट सप्लाई किया है अपॉन जो हमने आउटपुट निकाला है। तो सिंपल सर्किट है, इसमें हम क्या करेंगे, हम वी कैन अप्लाई लूप्स। यहां मान लेते हैं करंट है हमारे पास I1, देन यहां हमारे पास मान लेते हैं करंट है I2, ठीक है। अगर मैं इसको इस इंटायर सर्किट को मेरे को S डोमेन में पहुंचाना है तो मैं क्या करूंगा, VI ऑफ S, I ऑफ S, R के साथ हमारा कोई चेंज नहीं होता है, S ऑफ L1, I1 ऑफ S, I2 ऑफ S, 1 अपॉन
SC1 इस तरीके से चेंज आता है, इसका हो जाएगा I2S एंड इसका हो जाएगा हमारे पास V2 ऑफ S। ठीक है, तो अब हमारे पास इस सर्किट को मैंने सिंपली S डोमेन यानी कि लाप्लास ट्रांसफर फंक्शन में इवैल्यूएट कर लिया। ठीक है, अब सिंपल जैसे हम करते थे, ठीक है, ड्रॉप्स कंसीडर कर लेते हैं। दिस इज ऑल्सो अ ड्रॉप, दिस इज ऑल्सो अ ड्रॉप, दिस इज वोल्टेज राइज। तो हम यहां लिख सकते हैं सिंपल इक्वेशंस के लिए लिख सकते हैं Vi ऑफ S इज इक्वल टू R1 इंटू I1S प्लस यहां पे S L1, ठीक है, I1 माइनस I2S ये चीज समझ आ रहा है ना बेटा? सिमिलरली यहां लिख सकते हैं, इस वाले लूप में आप लगा सकते हो V नॉट इक्वल्स टू वी नॉट तो आप बाद में निकाल सकते हो, वी नॉट की इक्वेशन आप डायरेक्टली भी इवेलुएट कर सकते हो, क्योंकि वी नॉट क्या है, वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर। तो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर कितना है, दैट इज 1 अपॉन SC1 इंटू I1S। तो अगर आपको इसमें लूप लगाना है, सेकेंड लूप लगाना है, तो सेकेंड लूप क्या कहता है, सेकेंड लूप कहता है कि I2S माइनस ऑफ I1S इंटू SL1 माइनस ऑफ ये चीज I2S इंटू R2 एंड माइनस ऑफ 1 अपॉन SC1 इंटू I2S इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक लूप लगाया, लेट दिस बी पॉजिटिव, लेट दिस बी नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। तो बाकी ये दो ड्रॉप कंसीडर कर लिया, ये वोल्टेज राइज कंसीडर कर लिया। इक्वेशन हमारे पास कुछ इस फॉर्मेट की मिली है। यहां पे हम क्या करेंगे, ये जो चीज है अगर आप केयरफुली ऑब्जर्व करो, दिस इज नथिंग बट V नॉट ऑफ S। ठीक है, इस इक्वेशन और इस इक्वेशन की हेल्प से केवल आपको क्या करना है, इसमें से आप I1 की वैल्यू निकालो एंड इसमें प्लेस कर दो। ठीक है, सिंपल आपके पास V आउटपुट अपन V इनपुट की इक्वेशन में मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से आपको क्या करना है, सिंपल कैलकुलेशंस है बाकी, V आउटपुट अपॉन V इनपुट ऑफ S इवैल्यूएट करना है। ठीक है, एंड यू विल गेट द रिजल्ट डायरेक्टली। ठीक है, तो दैट इज मतलब दैट इज योर पार्ट एट योर एंड। बाकी मैंने इक्वेशंस लिख दिए हैं, आपको बता दिए कैसे कैसे सॉल्व होती है। ठीक है, इन द सेम फेज जैसे आप इलेक्ट्रिकल सिस्टम कंसीडर करते हैं, वैसे ही हमारे पास मैकेनिकल सिस्टम्स भी होते हैं। ठीक है, मैकेनिकल सिस्टम्स, तो मैकेनिकल सिस्टम में इंस्टेड ऑफ दीज कंपोनेंट वी हैव अदर 3 कंपोनेंट्स। क्या होता है हमारे पास, एक होता है J दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक होता है हमारे पास K एंड एक होता है हमारे पास B। ठीक है, J जस्ट लाइक इक्वेशन ऑफ J क्या होती है हमारे पास, सॉरी ये रोटेशनल सिस्टम हो गया, ये रोटेशनल सिस्टम है स्पेसिफिकली। मैकेनिकल सिस्टम ट्रांसलेशनल की अगर हम बात करें, एक होता है हमारे पास L, एक होता है हमारे पास K और एक होता है D या B। ठीक है, K इज माई स्प्रिंग कांस्टेंट, M इज माई मास। ठीक है, तो अगर यहाँ पे इंस्टेड ऑफ वोल्टेज, यहाँ पे हमारे पास वोल्टेज और करंट होता है, यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, फोर्स, या तो फोर्स होगा या डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, तो हमारे पास ये रिलेशंस बन सकते हैं। F अगर हम देखते हैं दैट इज इक्वल्स टू डी स्क्वायर M अपॉन dx स्क्वायर, ये इक्वेशन होती है। अगर K की बात करते हैं तो F इज इक्वल्स टू K टाइम्स X, ये इक्वेशन होती है। एंड अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो F इज इक्वल्स टू B ऑफ dx बाय dt, ये इक्वेशन होती है। इन द सिमिलर फैशन अगर हम यहाँ से ऑब्जर्व करें, I को हम क्या लिख सकते हैं,
व्हाट आई कैन बी रिटन एज dq by dt। तो इस फॉर्म को हम चेंज कर सकते हैं, v इज इक्वल टू l टाइम्स डी स्क्वायर बाय dt स्क्वायर q। ठीक है, तो यहां से आप ऑब्जर्व कर सकते हो, सॉरी गलती हो गई, दिस इज m टाइम्स dx। ठीक है, तो यहां से आप ऑब्जर्व कर सकते हो v और f, अगर हम इन दोनों को सेम मान ले, लगभग यहां इलेक्ट्रिकल सिस्टम में वोल्टेज, मैकेनिकल सिस्टम में f। ठीक है, यहां पे l, यहां पे m, यहां पे q, यहां पे x। ठीक है, इस तरीके से हम कंपेयर भी कर लेते हैं। इस केस में लेते हैं तो v इज इक्वल टू r टाइम्स dq बाय dt। यहां पे क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू q इक्वल टू cv, तो v इज इक्वल टू 1 अपॉन cq। यहां पे देखते हैं ये चीज है, अगर कंपेयर करते हैं फोर्स को वोल्टेज से, तो वोल्टेज इज इन रिलेशनशिप विद, सॉरी फोर्स इज इन रिलेशनशिप विद वोल्टेज, m is in relationship with inductance, k is in relationship with, k किसके साथ है, 1 upon c, and b is in relationship with resistance r, q is in relationship with x, and q भी हो गया हमारे पास, उल्टा नहीं कर दिया, x q हो गया, एंड dx बाय dt क्या होता है हमारे पास, वेलोसिटी v कैपिटल लिखते हैं। ठीक है, dx बाय dt इज इक्वल टू v, इसीलिए यहां पे भी एक इक्वेशन होती है dq बाय dt इज इक्वल टू i। तो यहां पे v वेलोसिटी इज इक्वल टू i। तो ये हमारे पास फोर्स वोल्टेज एनालॉगी बन जाते हैं। तो नेक्स्ट थिंग जो आप पढ़ते हो दैट इज फोर्स वोल्टेज एनालॉगी। ये हमेशा याद रखना, जब आपको फोर्स को वोल्टेज से मैप करना है तो ये इक्वेशंस रोल प्ले करेंगी। इसी तरीके से यहां से अगर हम करंट की इक्वेशन निकाल लें, ठीक है, यहां पे हम करंट की भी इक्वेशन निकाली जा सकती है। यहां पे मैं आपके सामने निकालता हूं। यहां से हम अगर करंट की इक्वेशन निकालते हैं तो इट कैन बी इवेल्युएटेड एज v इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। सिंपली इसको कह सकते हैं हम 1 बाय एल, एंड i इज इक्वल टू, i को भी i इज इक्वल टू 1 बाय एल इंटीग्रेशन ऑफ v डी टी। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन यहां से आ गई, यहां से v इक्वल टू आर आई, विच सिंपली मीन्स I can be equal to v by r, and third equation v is equal to, यहाँ क्या था हमारे पास, 1 upon c q, और q को हम लिखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ i dt। ठीक है, इससे हमारे पास इक्वेशन मिल जाएगी I will be equal to c इंटीग्रेशन ऑफ dv by dt। ठीक है, अब यहां पे हमें पता है वोल्टेज इज गिवन बाय, वोल्टेज क्या होता है, डी फाई बाय डी टी। इस इक्वेशन को हम दोबारा से यहां पे यूज कर सकते हैं। तो इस इक्वेशन से हमें क्या मिल जाएगा, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन आपस में कट जाएगा, दैट इज फाई बाय एल। यहां पे क्या जाएगा, इंटीग्रेशन 1 अपॉन आर डी बाय डी टी ऑफ फाई। यहां पे हमारे पास क्या जाएगा, c टाइम्स डी स्क्वायर v बाय डी टी, सॉरी डी स्क्वायर फाई। ठीक है, अगर अब हम इसके साथ कंपेयर करते हैं तो अब यहां पे ऑब्जर्व करो, यहां पे क्या कंपैरिजन मिला आप लोगों को। अगर फोर्स इज कंपेयर टू करंट, यानी कि ये पार्ट, ठीक है, फोर्स इज कंपेयर टू करंट, तो m की जगह पे क्या मिलेगा आपको, c। ठीक है, k की जगह पे आपको क्या मिलेगा,
के क्या है, के एक्स, ये रहा 1/L। बी की जगह पे क्या मिलेगा 1/R, ठीक है। एक्स की जगह पे क्या मिलेगा 5, एंड v वेलोसिटी की जगह पे आपको क्या मिलेगा वोल्टेज, ठीक है। तो अगर मैं इस सर्किट को कंपेयर करता हूं तो फोर्स इज कंपेयर टू वोल्टेज, तो एफ वी एनालॉगी कहते हैं हम। अगर फोर्स को करंट के साथ कंपेयर करते हैं तो फोर्स करंट एनालॉगी, एफ वी एनालॉगी। तो ये हमारे पास एनालॉगस सिस्टम्स बनते हैं व्हेन आई कंपेयर माय मैकेनिकल सिस्टम टू इलेक्ट्रिकल सिस्टम, ठीक है। तो कई बार क्या आपके पास लगभग यूनिवर्सिटी में हर बार एक क्वेश्चन आता है फोर्स वोल्टेज एनालॉगी निकालने के लिए या फिर फोर्स करंट एनालॉगी निकालने के लिए। Am I क्लियर? तो आपको क्या करना है, इस टेबल को याद करना है। जब आपसे ये टेबल याद हो जाएगी तो यू कैन इजीली इवैल्यूएट और कंपेयर द थिंग्स, ठीक है। किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट को आप मैकेनिकल सिस्टम में रिप्रेजेंट कर सकते हो या मैकेनिकल सिस्टम को इलेक्ट्रिकल सिस्टम में रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। वन ऑफ द टिपिकल न्यूमेरिकल जो आज तक शायद यूनिवर्सिटी में आया है, उस चीज का एक एग्जांपल मैं आप लोगों के सामने लेता हूं। कैन आई रेज दिस थिंग? हेलो, कैन आई रेज दिस थिंग? यस सर। जी चलिए, तो ये एक टिपिकल न्यूमेरिकल है जो यूनिवर्सिटी में पूछा गया है, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी में पूछने का रीजन भी है इसको, और अपने आप में अच्छा खासा क्वेश्चन है। आपको लग रहा है कि यस बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन यू वुड नॉट बी एबल टू मेकअप कि फोर्स कि हम कहाँ लगाएं, कैसे लगाएं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वी आर नॉट एबल टू इवेल्युएट। तो क्वेश्चन इज वेरी वेरी सिंपल, ठीक है। यहाँ पे x1 और x2 मैंने आपको मार्क कर दिया है, लेकिन यूनिवर्सिटी पेपर में ये कुछ मार्क नहीं था। इट वॉज गिवन f, इट वॉज गिवन k, इट वॉज गिवन b, एंड नीचे आपका फिक्स्ड है, ठीक है। यू आर अप्लाइंग सम फोर्स, तो आपके पास दो डिस्प्लेसमेंट ऑब्जर्व हुए, कुछ एनर्जी स्टोर हुई स्प्रिंग में, एंड सम एनर्जी इज डिलीवर्ड टू दिस, तो कुछ एनर्जी हमारी यहाँ पे स्टोर हुई, ठीक है। तो अब ये हमारे पास इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, सॉरी मैकेनिकल सिस्टम है। इस मैकेनिकल सिस्टम का हमसे पूछा गया था आउटपुट इवैल्यूएट करना, दैट इज x2, मतलब किसी भी तरीके से आपको ट्रांसफर फंक्शन इवैल्यूएट करना। लेट अस कंसीडर हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन है x2s अपॉन fs, या फिर हमारे पास हो सकता है x1s अपॉन fs। इन दोनों में से कोई एक सिस्टम हमारे पास हो सकता है, ठीक है। तो अब देखो आप कहां पे लगाओगे फोर्स, कहां लगाओगे? किसी ऑब्जेक्ट पे आप फोर्स लगा सकते हो, लेकिन जब ये ऑब्जेक्ट ही नहीं है, बी इज नॉट एन ऑब्जेक्ट एक्चुअली, ठीक है। किसी कोई बॉडी है, बॉडी पे ही तो आप फोर्स लगाओगे। जब आपके पास बॉडी नहीं है तो किस पे फोर्स लगाओगे? तो यहां पे हम कैसे सॉल्व करें? हमने एक सिंपल कॉन्सेप्ट बनाया। हमने एक बॉडी ली, हमने लिया यहां पे m2, और यहां पे लिया हमने m1, such that m1 is equal to 0 and such that m2 is equal to 0। हम m1 को m1 ही ट्रीट करेंगे, बाद में उसकी वैल्यू 0 पुटअप कर देंगे, ठीक है, क्लियर। तो अब हम इक्वेशंस बनाते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, सिंपल सी है। फ्री बॉडी डायग्राम हम बनाते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम में हमने यहां लिख दिया m1 इज इक्वल टू 0, वी आर अप्लाइंग अ फोर्स F, ठीक है। वी आर हैविंग अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ x1 एंड वी आर, जिस डायरेक्शन में मास है उस जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होता है उसके अपोजिट रखती है इनर्शियल फोर्स।
तो Fm1 अपवर्ड लग गई, इसके बाद स्प्रिंग कॉन्ट्रैक्ट होगी, नॉर्मल पोजीशन पे आने के लिए क्या करेगी, एक्सपैंड होगी, इट विल अप्लाई प्रेशर ऑन अपवर्ड डायरेक्शन, इट विल अप्लाई प्रेशर ऑन डाउनवर्ड डायरेक्शन, एम आई राइट। तो ये चीज क्या करेगी, स्प्रिंग अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी। ये बात क्लियर है। सिमिलरली मास m2 पे ले लेते हैं, m2 इज इक्वल टू 0। अब इसके अंदर एनर्जी है, ये एनर्जी कहां लगा रही है, डाउनवर्ड, ठीक है, डाउनवर्ड लगा रही है, तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ के, ये इनर्शिया है, इनर्शिया क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा इन अपवर्ड डायरेक्शन, एफ ऑफ m2। ये चीज है, ये चीज फिक्स है, ये प्रेशर हो रहा है, ठीक है, तो ये प्रेशर नॉर्मल रिलीज करने के लिए क्या करेगा, अपवर्ड डायरेक्शन लगाएगा, एफ ऑफ बी। ये चीज क्लियर हो गई बेटा? हेलो, यस सर। अगर किसी को क्लियर नहीं है तो जल्दी से बता दे मेरे को, क्योंकि एक बार दोबारा हो जाए। हाँ मैं दोबारा बता देता हूँ। आपने क्या किया, सिंपल एक आपने स्प्रिंग दी हुई थी, डैम्पर दिया हुआ था, आपको मास की वैल्यू नहीं दी हुई थी, तो आपने क्या किया, सिंपल एक मास कंसीडर कर लिया यहाँ पे, क्योंकि हमेशा देखो फोर्स कभी भी ऑब्जेक्ट पे लगती है, ऑब्जेक्ट के बिना कभी भी आप फोर्स नहीं लगा सकते। आपने जितने भी न्यूमेरिकल अब तक सॉल्व किए होंगे वो डायरेक्टली m पे लगाए होंगे फोर्स, ठीक है। जब यहाँ पे m नहीं है तो हमने क्या किया, एक वर्चुअल मास कंसीडर किया m1, जिसकी वैल्यू क्या है, 0। इसी तरीके से यहाँ पे भी क्या है, वर्चुअल मास कंसीडर किया है जिसकी वैल्यू है 0, ठीक है। क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट किसका हो सकता है, मास का हो सकता है, ठीक है, डायरेक्टली स्प्रिंग का हो सकता है, लेकिन जब होगा जब आप समझ पाओगे, ठीक है, आप इक्वेशंस डायरेक्टली इवैल्यूएट नहीं कर पाओगे। तो इसलिए हमने कोई भी फोर्स है वो किस पे लगाई, एक ऑब्जेक्ट पे लगाई, m1 पे, ये रहा m1 मेरा, मैंने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, m1 पे क्या क्या फोर्सेस लग रही हैं, एक फोर्स अपवर्ड से डाउनवर्ड लग रही है F, तो ये रही मेरी F, ठीक है। एक फोर्स मेरी इस स्प्रिंग की वजह से लगेगी जो अपवर्ड मूव कराएगी, क्या होगा, एक्चुअल में जब ये फोर्स लगेगी तो इस स्प्रिंग को प्रेशराइज करेगी दबने के लिए, जब ये दबेगी नॉर्मल पोजीशन रिटेन करने के लिए ये क्या करेगी, अपने आप को एक्सपैंड करेगी। तो एक्सपैंड कैसे होगा, ये अपवर्ड फोर्स लगाएगी और यहाँ पे ये डाउनवर्ड फोर्स लगाएगी, ठीक है। तो नॉर्मल पोजीशन आने के लिए सिस्टम हमेशा कोशिश करता है, ठीक है, ऑलवेज द बॉडी ट्राइज टू रिटेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन। आपने क्या किया, प्रेशर लगा के उसको डिफॉर्मेशन किया, तो ये नॉर्मल पोजीशन में आने की कोशिश करेगी। नॉर्मल पोजीशन में कब आएगी, जब ये एक्सपैंड करेगी, तो फोर्स अपर एंड पे ऊपर की तरफ लगाएगा, लोअर एंड पे डाउनवर्ड्स लगाएगी, ठीक है। क्योंकि इसको केवल इतना मतलब है, इसकी नॉर्मल पोजीशन, अगर मैं मान लूं ये 1 मीटर की स्प्रिंग है तो 1 मीटर इसको चाहिए, आपने क्या किया, प्रेशर लगा के इसको 80 सेंटीमीटर कर दिया, तो ये दोबारा से 1 मीटर होना चाहती है। 1 मीटर होने के लिए कुछ फोर्स ऊपर भी लगाएगी और डाउन नीचे भी लगाएगी। इससे ये मतलब नहीं है कि मैं एक डायरेक्शन में लगाऊं या दोनों डायरेक्शन में लगाऊं, इससे मतलब है केवल मेरे को 1 मीटर चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों एंड्स को बढ़ाने की कोशिश करेगी। तो इसने फोर्स लगाई इस ऑब्जेक्ट m1 पे अपवर्ड, इस ऑब्जेक्ट पे डाउनवर्ड m2 पे, ठीक है। अब जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में मास की वजह से फोर्स लगती है, हमेशा याद रखना, ठीक है। अब इस स्प्रिंग ने इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाई, इस ऑब्जेक्ट ने इस पे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाई, तो क्या होगा, ये भी दब जाएगा। जब ये दब जाएगा तो नॉर्मल पोजीशन में आने के लिए क्या करेगा, फिर से एक्सपैंड करेगा। जब ये एक्सपैंड करेगा तो उसका मतलब क्या है, ये भी फोर्स लगाएगा अपवर्ड डायरेक्शन में। नीचे तो लगा नहीं सकता, नीचे तो फिक्स है, तो ये लगाएगा अपवर्ड डायरेक्शन में, जो कि मैंने लिखी हुई है FB। तो अब इक्वेशन लिख लेते हैं, F इज इक्वल टू m1 d स्क्वायर x1 बाय dt स्क्वायर प्लस k टाइम्स यहां क्या जाएगा x1 माइनस ऑफ x2। रीजन बीइंग क्योंकि ये जो स्प्रिंग है ये दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगी हुई है,
एंड ये वाला, ये जो डैम्पर है वो केवल एक चीज के बीच में लगा हुआ है, दिस इज फिक्स, ये केवल x2 के वजह से कंप्रेस हुआ है, जबकि ये स्प्रिंग किसकी वजह से कंप्रेस हुई, x1 एज वेल एज x2 की वजह से। ठीक है, अब इसने जो फोर्स लगाई दैट इज दिस पार्ट, k टाइम्स ऑफ x1 माइनस ऑफ x2 इज इक्वल टू, इन दो ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगी है, देखो ये जो स्प्रिंग की फोर्स है दिस इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, है ना, वो डाउनवर्ड है, ये दोनों अपवर्ड है, तो Fm2 की वजह से क्या लगेगा, m2 d स्क्वायर x2 बाय dt स्क्वायर प्लस Fb में क्या हो जाएगा, b टाइम्स dx2 बाय dt। ये दो इक्वेशंस हो गई हमारे पास। अब यहां पे दिस वैल्यू इज जीरो, दिस वैल्यू इज जीरो, तो सिंपल इक्वेशंस बनी, पहली इक्वेशन बनी f इज इक्वल्स टू k टाइम्स ऑफ x1 माइनस x2 एंड दूसरी बनी k ऑफ x1 माइनस ऑफ x2 इज इक्वल टू b टाइम्स ऑफ dx2 बाय dt। क्लियर, ये चीज क्लियर हो गया। अगर मैं इन दोनों का लाप्लास ट्रांसफॉर्म लूं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या बन जाएगा, f ऑफ s इज इक्वल टू k x1s माइनस ऑफ x2s, दूसरे का बनेगा हमारे पास k टाइम्स ऑफ x1s माइनस ऑफ x2s इज इक्वल टू bs टाइम्स x2s। ठीक है, यहां से x1s की वैल्यू निकाल लो, अगर आपको x2s बाय fs निकालना है, या फिर x1s चाहिए तो x2s की वैल्यू निकालो यहां से, एक इक्वेशन में से, एंड यहां पुटअप कर दो, आंसर आ जाएगा आपके पास। क्लियर, फॉर एग्जाम्पल यहां से हम निकालते हैं, देखो x1s की वैल्यू निकालते हैं, ये चीज इवेल्युएट करते हैं, लेट अस इवेल्युएट दिस पार्ट। तो इस पार्ट को इवेल्युएट करने के लिए हमें x2 की वैल्यू चाहिए, तो x2 की वैल्यू के लिए हमें x1 की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी पड़ेगी, तो x1 की वैल्यू यहां से हम निकाल लेते हैं, k टाइम्स ऑफ x1s इज इक्वल टू, या सिंपल भी कर सकते हैं, k को इधर लेके जाते हैं, b बाय k s x2s प्लस ऑफ x2s। ठीक है, या इसको लिख सकते हैं b बाय के एस प्लस 1 टाइम्स x2s इज इक्वल टू x1s। ये वैल्यू आप यहां पुटअप कर सकते हो, तो fs वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा, fs विल बी इक्वल टू k टाइम्स ब्रैकेट में b बाय k s प्लस 1 इंटू x2 माइनस ऑफ x1 माइनस ऑफ 1 x2s। ठीक है, प्लस 1 x2s कॉमन ले लिया मैंने बाहर, अब x2s कॉमन ले लिया तो ये इक्वेशन बन जाएगी, -1 + 1 आपस में कट गया, ठीक है, ये के इससे कट गया, तो सिंपल इक्वेशन बनी f इज इक्वल्स टू bs x2s। ठीक है, अगर कोई पूछता है व्हाट इज x2s बाय fs, fs रहेगा fs दैट इज इक्वल टू s टाइम्स b। ठीक है, सिंपल है, बहुत सिंपल इक्वेशन है। आपको केवल और केवल ये डायग्राम बनाना आना चाहिए। वंस दिस डायग्राम इज मेड यू कैन इजीली इवैल्यूएट दिस। ठीक है, एनी डाउट सो फार? हेलो, एनी डाउट्स सो फार? सर आपने M1 जहाँ लिया है वो तो सर स्टेशनरी है ना, तो X1 भी तो 0 हो जाएगा।
m1 बेटा स्टेशनरी नहीं है, दैट इज मूविंग। मास है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट पे आपने फोर्स लगाया तो ऑब्जेक्ट कुछ मूवमेंट करेगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट मूव करेगा, स्टेशनरी नहीं है। ये ऑब्जेक्ट मूव किया है डाउनवर्ड। जब ये डाउनवर्ड आया है तो डिस्प्लेसमेंट हुआ है x। जब ये डिस्प्लेसमेंट हुआ है इसकी वजह से एनर्जी इसमें स्टोर हुई है स्प्रिंग में। सर आपने जिसके ऊपर लिया है ना वो डायग्राम में, तो इसका मतलब यही होता है ना कि ये चीज स्टेशनरी है, जैसे नीचे की साइड, नीचे क्या वाली चीज? सरफेस स्टेशनरी है। ये स्टेशनरी है बेटा, ये चीज, ये डैश तो वाली ऐसे लाइन जो होती है, दिस इज स्टेशनरी, दिस इज फिक्स्ड। ये चीज मूव नहीं कर रही है, ठीक है। ये मूव नहीं कर रही है बेटा, ये मूव करेगा। ऑब्जेक्ट तो मूव करेगा, ऑब्जेक्ट इज मूविंग। ऑब्जेक्ट को ही आपने प्रेशर दिया है, प्रेशर दिया है तो वो मूव करेगा। वो मूव हुआ है तो इसमें एनर्जी स्टोर हुई है। इसमें एनर्जी क्या करेगी, ये अपनी नॉर्मल पोजीशन में आने के लिए इसको तो ऑब्जेक्ट को ऊपर पुश करेगी और अपने इस एंड को ये नीचे पुश करेगी। जब ये इस ऑब्जेक्ट को नीचे पुश करेगी तो ये ऑब्जेक्ट थोड़ा सा मूवमेंट ये करेगा। जब ये मूवमेंट करेगा तो इस स्प्रिंग को ये भी दबाएगा, ठीक है, क्लियर। तो ये ऑब्जेक्ट भी दबा, ये भी थोड़ा डिस्प्लेस हुआ, ये ऑब्जेक्ट भी डिस्प्लेस हुआ। कितना डिस्प्लेस हुआ? इतना माइनस दिस। ये मान लिया अगर 5 मीटर मूव किया, ये 2 मीटर मूव किया, तो स्प्रिंग कितनी प्रेशर में दबी? 3 मीटर। तो 3 मीटर की एनर्जी इसने स्टोर करी और 2 मीटर की एनर्जी इसने स्टोर करी। टोटल मूवमेंट कितना आया? x1 दैट इज 5 मीटर, ठीक है। ये 5 मीटर का डिस्प्लेसमेंट अगर हुआ है तो ये 5 मीटर यहां और यहां दोनों जगह भी तो जाएगा। इसने कितना किया? इसने 3 मीटर का किया, ठीक है। 2 मीटर ये मूव करा है तो इसने 2 मीटर का किया एनर्जी, ठीक है। 2 मीटर ये कंप्रेस हुआ, 3 मीटर ये कंप्रेस हुआ। जब ये दोनों 3 मीटर कंप्रेस हुआ तो 3 मीटर बढ़ने की भी कोशिश करेगा। तो जब ये 3 मीटर बढ़ेगा तो इसको नीचे लगाएगा फोर्स, इसको ऊपर लगाएगा फोर्स। ये 2 मीटर कंप्रेस हुआ तो इसको नीचे लगाएगा, लेकिन ये तो नीचे तो मूव ही नहीं करेगा, इसको ऊपर लगाएगा, ठीक है। ये तो मूव नहीं कर सकता तो किसको लगाएगा फोर्स? केवल ऊपर ऊपर लगेगी फोर्स, क्लियर। अभी क्लियर हो गया बेटा? हाँ सर। चलिए, डाउट है पूछ सकता है कोई भी, फ्री टू एक्सप्लेन हियर। अब देखिए, अगर सेम सिस्टम का मुझे फोर्स वोल्टेज एनालॉगी सिस्टम बनाना है, यानी इसी सिस्टम का मुझे फोर्स वोल्टेज सिस्टम निकालना है, तो हम फोर्स वोल्टेज कैसे बनाएंगे? एफ इक्वेशंस हमारे पास क्या है? एक इक्वेशन हमारे पास ये है, दूसरी इक्वेशन हमारे पास ये है, ठीक है। डायरेक्टली चेंज कर देते हैं हम। एफ इज कंपेयर टू वी, दैट इज वी एस। इस इक्वेशन को एफ इज कंपेयर टू वी इज इक्वल टू के। के क्या चीज है हमारे पास? 1/c, 1/c। x1 minus x2, x1 minus x2 is changed to q1 minus q1s minus q2s, ठीक है, क्लियर। इसी तरीके से नेक्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या बन जाएगी? ये वाली, दैट इज 1/c q1s minus of q2s is equal to this part b। b क्या चीज है हमारे पास? r, r s x2s, x2s क्या है हमारे पास? q। तो हमारे पास क्या है? हमारे पास वी आर हैविंग अ vs source and we are having a capacitor and we are having a resistor, simple, 1/c and ये this is equal to r। सर सर जो हमने x2/fs की वैल्यू निकाली सर, वो 1/sb होगा ना? कहाँ पे सर ये जो हमने x2s/fs की वैल्यू निकाली है, sb, नीचे से नीचे, ये 1 में आएगी ना सर? अगर अगर में आ fs गई होगी,
वन अपॉन में आ जाएगी, x2s अपॉन fs 1 अपॉन bs आ जाएगी, ठीक है, 1 अपॉन bs हो जाएगी। चलिए ठीक है, तो इस टाइप से हम सर्किट डायग्राम बना सकते हैं। ये चीज क्लियर हो गया बेटा? सिंपल, कहां से आपने शुरू किया था? यहां से शुरू किया था। एंड फाइनली आई हैव व्हाट, आई हैव इवैल्यूएटेड माय सर्किट, ठीक है। तो उसके लिए इस पर्टिकुलर चीज के लिए कैसी सर्किट है? ऐसी सर्किट है हमारे पास। एनी डाउट सो फार? अगर आपको करंट इक्वेशन निकालनी है, करंट देखो मैंने किया, कई बार ये आप सोचोगे मैंने पैरेलल में क्यों डाला, क्योंकि देखो ये वोल्टेज है, वोल्टेज इज दिस वोल्टेज एंड दिस वोल्टेज इज इक्वल टू दिस एंड दिस वोल्टेज इज इक्वल टू दिस। यानी वोल्टेज कब होता है सेम? पैरेलल में। तो दिस वोल्टेज इज इन पैरेलल विद दिस वोल्टेज, इन पैरेलल विद दिस वोल्टेज, तो तीनों वोल्टेज सेम होने चाहिए। इट कैन ओनली बी द केस व्हेन द सिस्टम इज अप्लाइड इन पैरेलल। तो इसलिए मैंने पैरेलल सर्किट बनाई। लेकिन अगर इस सेम सर्किट को मुझे करंट Fi, करंट की फॉर्म में चेंज करना है, तो F इज कंपेयर टू I, तो यहां पे बन जाएगा मेरा I ऑफ S, देन K इज चेंज टू 1 अपॉन L एंड दिस इज चेंज टू phi1s माइनस ऑफ phi2s, ठीक है। यहां हो जाएगा हमारे पास 1 अपॉन L phi1s माइनस ऑफ phi2s is equal to this b is equal to 1 upon r s times x की जगह हो जाएगा phi2s, ठीक है। यानी कि इसकी सर्किट कैसी होगी? अब इधर देखना, दिस करंट इज इक्वल टू दिस करंट विच इज इक्वल टू दिस, ठीक है। यानी दिस करंट इज इक्वल टू दिस करंट विच इज इक्वल टू दिस करंट। यानी करंट कब सेम होता है? सीरीज सर्किट में। तो करंट के लिए अगर हम बनाएंगे तो दिस इज I ऑफ S, ठीक है। एक इंडक्टर लगाया एंड एक क्या हो गया? रजिस्टर लगाया। दिस इज योर सर्किट, दिस इज L 1 by L एंड दिस इज 1 by R, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन के लिए ये तो हो गई फोर्स वोल्टेज और ये हो गई हमारे पास फोर्स करंट एनालॉजी, ठीक है। आई थिंक सभी को समझ में आ गया होगा अब तो। चलिए, तो आज इतना डिस्कस हमने कर लिया है। अगर कोई फर्दर किसी को एक्सप्लेनेशन चाहिए तो वो क्लास में रहे, ठीक है, और एल्स यू कैन लीव नाउ। बट 1 मिनट रुकना बेटा।